वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे द म्यूचुअल राइट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। हम लोग सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 17 तक आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन में चांसेस कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर इजी सेक्शंस हैं, ज़्यादातर मेन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मेन के टॉपिक्स अलग होते हैं, लाइक सेक्शन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मेन में। ठीक है, होल्डिंग आउट के जो सेक्शंस हो 20 सेक्शन और सेक्शन 27 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माइनर के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है, जो जिसके रिगार्डिंग मैं आपको केस लॉ भी साथ में कराऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे मेन के लिए। बेल एक्ट के रिगार्डिंग प्री सफिशिएंट, प्री के लिए बेल एक्ट सफिशिएंट है आपके लिए, तो आज हम लोग बेल एक्ट ही करेंगे क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द Section 13 of the Partnership Act says it deals with the mutual rights and the liabilities of the partners. जो पार्टनर्स हैं हमारे फर्म के, उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है। तो सेक्शन 13 जो फर्स्ट लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर वर्ड लिखा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। लॉ कहता है कि भाई अगर पार्टीज जो पार्टनर्स हैं, अगर उन्होंने फर्म क्रिएट की है, जो उन्होंने राइट्स एंड लायबिलिटी खुद अपने आप डिसाइड किए हैं, उनके अलावा जो लॉ हमें कह रहा है कि भाई ये आपके राइट्स एंड ड्यूटीज म्यूचुअल होनी चाहिए। म्यूचुअल मींस आप सबकी एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल राइट्स होने चाहिए। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल राइट, इट इज अ म्यूचुअल राइट बिटवीन द पार्टनर्स। ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल राइट नहीं है, ये म्यूचुअल राइट्स है। म्यूचुअल सभी के एक दूसरे के प्रति है, तो इसीलिए हम इसको वर्ड यूज करते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। लॉ कहता है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपने एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू मे इंसर्ट द राइट्स एंड लायबिलिटीज एज पर योर चॉइस, बट इसके अलावा लॉ भी प्रिस्क्राइब कर रहा है आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज। वो क्या है, फर्स्ट सेक्शन 13 ए क्या कह रहा है कि भाई पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। ये आपके म्यूचुअल राइट्स नहीं है कि आप रेम्यूनरेशन रिसीव करो बिजनेस के प्रति। लेकिन अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बी और सी जो बेसिकली वो घर बैठे आराम से वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है। लेकिन ए जो है वो अपने दिमाग से सारी फर्म चला रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। बी और सी ने डिसाइड किया कि हम लोग ए को प्रॉफिट के अलावा हम लोग जो है इसको रेम्यूनरेशन भी देते हैं 30,000 पर मंथ, क्योंकि ये एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे, ये हमें अर्न करके दे रहा है। तो लॉ कहता है कि इफ यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट and between the parties in which you decide to give the remuneration to any partner, then it is a valid contract. But as a general rule, partner is not entitled to any kind of remuneration. This is the first point. Second point क्या कह रहा है कि भाई हर पार्टनर, अगर आपने डिसाइड नहीं किया, if you have not decided कि किस फैक्टर में, किस रेशियो में आप शेयर प्रॉफिट और लॉस शेयर करोगे, तो लॉ कहता है कि आपकी रेशियो इक्वल होगी। 50-50% आप शेयर करोगे प्रॉफिट और लॉस। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया कि भाई रेशियो जो 2:1 की रेशियो होनी चाहिए, 2:1 की रेशियो होगी ए बी के पार्टनर, मतलब जो ए प्रॉफिट लेगा वो डबल होगा बी से, 2:1 की रेशियो है। तो लॉ कहता है कि अगर आपने डिसाइड किया किस रेशियो में, उस रेशियो में आप प्रॉफिट लॉस बेयर करोगे। अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो जनरल रूल क्या है कि जब भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो इक्वल शेयर किया जाएगा। तो बी पॉइंट यही बात कर रहा है, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। अगर लॉस हुआ फर्म को तो वो भी इक्वली आपको बेयर करना पड़ेगा। सी पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, लाइक 10-10 लाख तीनों ने लगा दिया। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कैपिटल के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट लेगा तो वो सिर्फ प्रॉफिट में से ही लिया जाएगा। तो जनरल रूल क्या है कि वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड, वो वर्ड लिखा है इज एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट। जनरल रूल क्या है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड। भाई ठीक है, 3 पार्टनर है, 10-10 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए, इन्वेस्टमेंट की, फर्म क्रिएट कर दी। अगर फर्म बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने आप में शेयर कर लेंगे इक्वली, उसमें इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है। बट स्टिल अगर किसी पार्टनर को अलाउ किया गया कि हाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, तो लॉ कहता है कि एज ए जनरल रूल क्या है कि वो इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। दैट मीन्स टू से अगर फर्म को लॉस हुआ, दैट पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट इज
हैज नो राइट टू रिसीव, लॉस के टाइम समय जब फर्म को लॉस हुआ तो वो रिसीव नहीं कर सकता इंटरेस्ट। यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो दैट पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। डी पॉइंट कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने एडवांस पेमेंट कर दी या कैपिटल से ज्यादा पेमेंट कर दी, सपोज पार्टनर ने डिसाइड किया 10-10 लाख, लेकिन एक पार्टनर कहता है 50 लाख दे रहा हूं आपको, ऐश करो, पूरा इन्वेस्टमेंट हो, पूरी गुडविल होनी चाहिए हमारी फर्म की, वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है 10 लाख से ऊपर 40 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है, तो लॉ कहता है कि भाई अगर जो एडवांस मनी दे रहा है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल में, तो वो पर्सन जो है वो इंटरेस्ट लेगा, लेकिन वो कितना लेगा इंटरेस्ट? 6% पर एनम के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट ले सकता है उस कैपिटल में जो उसने एडवांस पेमेंट किया या एक्स्ट्रा पेमेंट किया है फर्म ने। ई पॉइंट क्या कह रहा है कि फर्म जो है वो हमेशा इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को। अगर पार्टनर को कोई लॉस हुआ तो फर्म जो है उस लॉस की भरपाई करेगी। हम लोग सिंपल से बात में कह सकते हैं, तो फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर देता है फर्म के बिहाफ पे, तो डेफिनेटली फर्म में से वो पैसा वो लेगा। अगर कोई लायबिलिटी वो दे रहा है, अपनी जेब से दे रहा है, तो डेफिनेटली वो पार्टनर फर्म से वो पैसा ले सकता है। तो फर्म ऑलवेज इंडेमनीफाई द पार्टनर हु हैड पेड द लायबिलिटीज। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है? इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, हम नॉर्मल रूटीन में बिजनेस में अगर कोई पेमेंट होती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, किसी से हम एक्सपोर्ट किया तो बिल पेमेंट कर दिया, इंपोर्ट किया तो हमने जो भी है रॉ मटेरियल परचेज किया उसकी पेमेंट कर दी। लॉ कहता है ऑर्डिनरी बिजनेस में अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है, किसी लायबिलिटी को पे कर रहा है, तो फर्म जो उसकी वो पे आउट करेगी, उस पार्टनर को पैसा देगी डेफिनेटली, तो वो उसको इंडेमनीफाई करेगी। सेकंड पॉइंट, इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी, लाइक इन ए केस ऑफ एन इमरजेंसी, कोई पार्टनर जो है वो हो सकता है वो कम्युनिकेट ना कर सकता दूसरे पार्टनर्स को। ऐसी इमरजेंसी आ गई कि उसको इमीडिएटली डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, उसको इमीडिएटली एक्ट करना पड़ेगा। लॉ कहता है कि अगर उस एक्ट में उसको लॉस हो गया पार्टनर को, उसने पेमेंट कर दी, तो डेफिनेटली फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को। क्योंकि लेकिन इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि जब भी वो कोई पार्टनर इमरजेंसी में एक्ट करेगा, वो सिर्फ फर्म के बेनिफिट के लिए ही एक्ट करेगा। यहाँ पर क्लियर है, इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म। सिर्फ फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई भी एक्ट कर सकते हो इमरजेंसी में। देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट दैट एक्ट कि हम दूसरे को बता दूं पहले मैं फिर एक्ट करूं, कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप बस एक्ट कर लो। सिर्फ फर्म को बचाना है आपको, तो आपको अगर लॉस हुआ तो फर्म आपको इंडेमनीफाई करेगी। दिस इज द रूल। एफ पॉइंट क्या कह रहा है? अब पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। पहले हमने ई पॉइंट क्या कहा कि फर्म पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी। एफ पॉइंट क्या करेगा? पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा अगर फर्म को कोई लॉस होता है किसी पार्टनर की गलती के कारण। पार्टनर कोई कमिट कर गया, फ्रॉड कमिट कर गया, तो पार्टनर की गलती के से अगर किसी फर्म को लॉस हुआ तो दैट पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म। दिस इज द म्यूचुअल राइट्स। म्यूचुअल राइट्स आपके सबके एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल राइट्स हैं। नाउ सेक्शन 14 सेज कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी क्या होगी? भाई हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्म की है। ठीक है जी। यहां पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि भाई अगर पार्टनर ने इसके अलावा अदरवाइज डिसाइड किया तो वो माना जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया तो जनरल रूल क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक। हम फर्म के स्टॉक में अगर कोई प्रॉपर्टी लेके आ रहे, कोई मशीनरी परचेज कर ली, कोई प्लॉट परचेज कर लिया फर्म के नाम पे, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बाय परचेज आप परचेज कर रहे हो, बाय आपने एक्वायर कर लिया, और चाहे जैसे मर्जी हो अदरवाइज हो, आपने वो प्रॉपर्टी अपने फर्म को आप दे रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी फर्म की ही मानी जाएगी फॉर द पर्पज एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म एंड इंक्लूड द गुडविल ऑफ द फर्म ऑल्सो। द गुडविल ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। यहाँ पे जनरली प्री क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेसिकली जो सेक्शन 14 है उसमें जो लिस्ट है बेसिकली है ना, वो इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है। सेक्शन 14 इज वेदर इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सेक्शन।
तो यहाँ पे आप प्लीज लिख लो कि सेक्शन 40 जो है इट्स इंक्लूसिव, आप उसमें ऐड कर सकते हो कि ये भी फर्म की प्रॉपर्टी, ये भी फर्म की, ये भी फर्म, ये एग्जॉस्टिव हो ही नहीं सकती, इट कैन नेवर बी एग्जॉस्टिव लिस्ट. सेक्शन 40 इज जस्ट इंक्लूसिव, इट इंक्लूड्स, इट सेज, यहाँ पे सेकंड लाइन ब्रैकेट में लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, इसलिए वो इंक्लूसिव है. ये प्री में आपको नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखो कि सेक्शन 40 इज इंक्लूसिव इन नेचर, नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, राइट. देन वी हैव सेक्शन 14 की जो सब पैरा सेकंड है, उसमें वहां पे वर्ड लिखा है अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, property and the right and interest in the property acquired with the money belonging to the firm are deemed to be acquired by the firm. अगर फर्म के पैसे से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड द इंडिविजुअल पार्टनर हैज नो राइट कि उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवा ले. अगर ये प्रूफ हो गया कि भाई ये पैसा फर्म का था और आपने अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली उस प्रॉपर्टी की, तो लॉ कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी फर्म की मानी जाएगी, आपने फ्रॉड कमिट किया. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ सेक्शन 15 सेज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. अब प्रॉपर्टी जो फर्म की है उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा? ऑब्वियसली फर्म के पर्पस के लिए ही वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपने कोई कार परचेज कर दी, उसमें सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पड़ा जाएगा कि भाई ये जो कार है वो हमारी बी की वाइफ जो है उसकी शॉपिंग के लिए भी यूज की जाएगी, तो ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट है. But otherwise, as a general rule, the property of the firm always be used for the purpose of the firm. This is an important thing. So, subject to the contract, the property of the firm shall be held and used by partners exclusively for the purpose of the business and not otherwise. So, section 16 says the personal profits earned by the partners. अगर कोई पार्टनर बेवकूफ़ी कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने लिए फर्म के पैसे से, फर्म में एक्ट कर कर एज ए पार्टनर वो अपने लिए पैसा कमा रहा है, तो लॉ कहता है कि आपको वो प्रॉफिट वापस फर्म को देना पड़ेगा कि वो फर्म का पैसा है, वो फर्म का प्रॉफिट है. तो सेक्शन 16 इट्स क्लियर, इस काफी क्लियर है, वहां पे बोल देगा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. हमेशा ये लाइन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ही मानी जाएगी. तो वहां पे लिखा है बिटवीन द पार्टीज, इफ ए पार्टनर डिराइव्स द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे किसी भी एक्ट के दौरान किसी भी आप एक्ट कर रहे हो एज ए पार्टनर, आपने पैसा कमा लिया, राइट, जहाँ फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके आप अपने लिए पर्सनली आप प्रॉफिट कमा रहे हो और बिजनेस कनेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने लिए पैसा कमा रहे हो, तो लॉ कहता है कि बेसिकली ही शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट्स एंड पे टू द फर्म. ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ए जो पार्टनर है उसने 100 sacks ऑफ व्हीट परचेज कर रहे थे. 100 sacks मींस बैग, 100 बैग्स ऑफ व्हीट परचेज कर रहे हैं. अब वो व्हाट हैपन कि वो उसका जो पर बैग प्राइस है वो सपोज 1000 है, लेकिन उसका काफ़ी रिलेशन था उस पर्सन के साथ, तो उसने क्या किया कि उन्होंने 800 के लिए पर बैग उसको एग्री कर दिया कि 800 पर बैग से मैं परचेज करूँगा. तो दैट मीन्स एक बैग से वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 200. लेकिन वो जो बिल है वो 1000 का ले रहा है, तो दैट मीन्स 200 पर बैग मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 लाख रुपीज आप अर्न कर रहे हो. अगर 1000 बैग लेने हैं, 200 रुपया पर बैग से आप अर्न कर रहे हो, तो 1000 में से 2 लाख हो गया. लॉ कहता है ये 2 लाख प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है, बेसिकली दिस इज द मनी ऑफ द फर्म, आपको उसको रिटर्न करनी पड़ेगी. आप हाइड करके, कंसील करके किसी मैटर को, किसी फैक्ट को पैसा नहीं कमा सकते. अगर आपने ऐसा किया है तो यू हैव टू अकाउंट, आपको अकाउंट तो देना पड़ेगा फर्म को. सेकंड पॉइंट, इफ ए पार्टनर कैरी आउट बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपैटिंग विद दैट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पार्टनरशिप. अगर कोई पार्टनरशिप में अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई जब तक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी तब तक कोई भी पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस और कहीं ओपन नहीं कर सकता, इंडिविजुअली वो बिजनेस नहीं चला सकता, उसको रिस्ट्रेन किया गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. दिस इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 11 की सब क्लॉज 2 क्या कह रही है? ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई हमारी ये पार्टनरशिप जो जब तक फर्म एग्जिस्ट करेगी तो कोई भी पार्टनर ऐसा बिजनेस अलग से ओपन नहीं कर सकता. लेकिन अगर कोई पार्टनर
कंसील करके, हाइड करके वो बिजनेस ओपन कर रहा है और वहां से प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ के कस्टमर उस वहां पर लेके जा रहा है, तो लॉ कहता है कि वहां पर जितना मर्जी आप प्रॉफिट कमा लो वो इस फर्म का ही माना जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 16। नाउ एट द एंड सेक्शन हमारा 17 क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। ये वेरी करती रहती है हमारी, गॉट इट। पहले हमने राइट्स एंड ड्यूटीज कर ली, अब सेक्शन 17 क्या कर रहा है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आफ्टर चेंज इन द फर्म नेम। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले तो भाई आपका फर्म का नाम क्या था? A&B, आपने चेंज करके कर लिया SNS। नाम चेंज करने से क्या फायदा? कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम चेंज करने से। आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज एज यूजुअल ही रहती है, सेम रहेंगी जो आपकी पुरानी है। तो सेक्शन 17 का ए पॉइंट क्या कह रहा है? आफ्टर चेंज इन द फर्म आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज कैसी होगी? तो सेक्शन 17 का फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है? व्हेन अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नई फर्म में वो सेम ड्यूटीज रहेंगी। वहां पे वर्ड लिखा है रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज मे बी। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज कर रहे हो फर्म में तो डेफिनेटली आपकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो एज यूजुअल पुरानी ही, ओल्ड ही जो होगी वो ही सेम रहेंगी। आपकी नई पार्टनरशिप जो फर्म है उसमें नई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं आती, वो सेम ही रहती है हमारी, ठीक है जी। बी पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, अगर फर्म आपने 2 साल के लिए क्रिएट की है तो ऑब्वियसली 2 साल के बाद आप डिसॉल्व कर दो। लेकिन अगर आप डिसॉल्व नहीं कर रहे हो और बिजनेस कंटिन्यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप एट विल होगी तो लॉ कहता है कि जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटी थी पहले वो भी सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। तो वहां पे बी पॉइंट क्लियर कर रहा है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। 2 साल खत्म होने से पहले जो आपके टाइम राइट्स एंड ड्यूटी थी वो 2 साल खत्म होने के बाद जब पार्टनरशिप चेंज हो गई, लाइक वो पहले पार्टनरशिप थी फॉर पर्टिकुलर पीरियड, अब पार्टनरशिप हो गई पार्टनरशिप एट विल। तो लॉ कहता है कि भैया पार्टनरशिप एट विल होने के बाद भी आपकी जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वो सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। सी पॉइंट, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। एडिशनल अंडरटेकिंग, ठीक है जी, आपने एक बिजनेस करना है, उसके बाद आपने एक और अंडरटेकिंग ले ली, हम ये भी बिजनेस चला लेते हैं। तीसरी और अंडरटेकिंग ले ली, हम ये भी काम कर लेंगे, ठीक है जी। तो लॉ कहता है कि भाई ये जो अंडरटेकिंग आप एडिशनल अंडरटेकिंग लेते जा रहे हो, एडिशनल काम लेते जा रहे हो, तो लॉ कहता है राइट्स एंड ड्यूटी तो वो सेम ही रहेंगी, वो तो चेंज होंगी नहीं। तो यहाँ पर फर्दर क्लियर करें तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एडवेंचर्स, पहले आपने जिस एडवेंचर से वो अपने फर्म शुरू की थी और अब उसके अलावा एक और एडवेंचर ऐड कर रहे हो फर्म में, तो वो जो राइट्स एंड ड्यूटीज म्यूचुअल की होंगी वो सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं हो सकती। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको प्लीज ध्यान में रखना। सेक्शन 17 तक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू। स्टिल इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज बात डिस्कस कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज अगर आप समझ नहीं सकते तो डेफिनेटली आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते। आप एज एन एडवोकेट स्टैंड नहीं कर सकते, आप एज जुडिशरी के तो भूल जाओ बात, क्योंकि जुडिशरी में आपको डायरेक्ट मेन में मिलते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेन में जब डायरेक्ट मिलते हैं तो आप उसको कम यूज़ करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। जब आपको डायरेक्ट उठाना पड़ेगा ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले ही आप डायरेक्ट की लैंग्वेज आप उसको अंडरस्टैंड कर लो, आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन जो है वो किस सेक्शन में पूछा गया है, तो आप फटाफट वो डायरेक्ट खोल सकते हो वहीं पे। अदरवाइज जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं पहले सेक्शन से चेक करने लेता हूँ, कहीं तो कहीं ना कोई ना सेक्शन तो होगा, तो एक क्वेश्चन में 20 मिनट ले रहे हैं। तो लॉ बेसिकली ऐसा है कि लॉ को अंडरस्टैंडिंग करना इंपॉर्टेंट है, उसकी नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लैंग्वेज को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करना है उसकी आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादातर हमेशा डायरेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज, एंड इन केस ऑफ प्लीज एनी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करना। मेक श्योर गाइज ये चैनल सिर्फ आपका है, आपके लिए ही ये चैनल क्रिएट किया गया है, इसमें कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैठे घर में बैठे आप नॉलेज ले रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ ये जो चैनल है वो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। आप जितना शेयर करोगे, नंबर ऑफ पर्सन्स ऐड होंगे, सबको इट्स अ काइंड ऑफ चैरिटी जो आपकी भी है और मेरी भी है। इट इज़ नॉट द इंडिविजुअल ड्यूटी ऑफ माइंड, वो आपकी ड्यूटी भी है। तो आप भी चैरिटी करो,
नंबर ऑफ फ्रेंड के साथ आप शेयर करो ताकि वो पर्सन भी ऐड हो सके, ठीक है जी। तो प्लीज़ मैं किसी पर्टिकुलर बुक को रेफर कभी नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बुक परचेज करनी है, क्योंकि बेयर एक्ट जो है इस बुक में पीछे दिया हुआ था, इसलिए मैं बुक उठा के सिर्फ बेयर एक्ट को ही कंसल्टेट कर रहा हूँ। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए मैं उसके केस लॉ भी करवाता हूँ, साथ में आपको अपडेट रखता हूँ। तो प्लीज़ आप अपना रोल प्लीज़ आप प्ले करते रहो, शेयर्स करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो मुझे बूस्ट अप करता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।